अभिनेता शरद कपूर को आपने देखा होगा, कई फिल्मों में विलेन का भी रोल करते हैं, कई फिल्मों में बहुत अच्छी भूमिकाएं इन्होंने निभाई थी। शरद कपूर बॉलीवुड को छोड़ते ही उनका जैकपॉट लग जाता है और किस्मत उनकी ऐसी बदलती है दोस्तों, और उनकी ज़िंदगी के मज़े मज़े हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे एक्टर शरद कपूर के बारे में। और मैं इस चैनल पर फिल्मी कहानियों की वीडियोज़ लेकर आता हूँ, जिसमें एक्टरों के जो बायोग्राफी होती है उनको लेकर आता हूँ, और उनके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंत समय कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं इन वीडियोज़ के अंदर लेकर आता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। शरद कपूर 90 के दशक में विलेन के रूप में बॉलीवुड में एक कहते हैं ना, बॉलीवुड में छा गए थे उस दौर में। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड ने इनकी कीमत नहीं समझी। 90 के दशक में एक्टिंग इन्होंने इतनी ज़बरदस्त की थी, विलन का भी रोल किया, एक्टर का भी रोल किया और प्रतिद्वंदी का भी रोल किया और साइड रोल भी किए, मगर बॉलीवुड ने इनकी कीमत नहीं समझी थी। लंबी कद काठी, बड़े बड़े बाल और एक आकर्षक चेहरा था, लेकिन फिर भी अब दोस्तों आज ये कामयाबी के शिखर पर है, तो उसके पीछे का कारण क्या है ये भी यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर 1976 में 13 फरवरी को इनका जन्म होता है और इनके जो पिता थे वो बड़े बिजनेसमैन थे। दो इनके भाई थे, एक गौतम एक दीपक, और दोनों पिता के बिजनेस में उनकी मदद किया करते थे और अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। शरद को अब फिल्मों की एक्टिंग की शौक कैसे लगा, फिल्मों में जाने का चस्का कैसे चढ़ा। दरअसल शरद कपूर को स्कूल के समय में फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक था। वो दिन में बंक मार करके हॉल में जा कर के पिक्चर देखा करते थे, बंक मारकर सिनेमा देखने के लिए चले जाया करते। अब 1986 में वो 10 साल के हो जाते हैं और 10 साल के जब वो थे तो वो सिनेमा में कलाकारों को देखकर सोचा करते थे कि कलाकार 10 फीट के या 12 फीट के हुआ करते होंगे, बड़े बड़े कलाकार हुआ करते होंगे, क्योंकि बच्चे थे उस दौर में। और जब बड़े पर्दे पर किसी कलाकार को देखा करते तो इनको लगता कि ये सच में ही इतने ही बड़े होंगे, वो बचपना था। अब 1986 में कलकत्ता में सीएम ज्योति ने बड़ा इवेंट करवाया था। उस इवेंट का नाम था हॉप 86 और उसमें बहुत सारे अभिनेता आए थे, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जैसे कि मिथुन थे, राजेश खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, एक से बड़े एक कलाकार उस प्रोग्राम में आए हुए थे। अब शरद यहाँ पर इनको देखते हैं और इनका जो इनका जो स्वागत सत्कार था, और शरद ने पहली बार इनका इस तरह से इतने एक्टरों को देखा और अभिनेताओं का जलवा देख करके एक्टर बनने का मन में ठान लिया था कि अब वो भी एक बड़े अभिनेता बनेंगे। अब ये फैसला कर लेते हैं कि वो फिल्मों में जाएंगे और पापा से बोल पड़ते हैं कि मैं मुंबई जाकर एक्टर बनूंगा। अब पापा देखते हैं, कहते हैं कि भाई तुम वहाँ पर रहोगे क्या, कैसे खाओगे क्या, मगर जैसे तैसे पिता मंजूरी दे देते हैं इनको मुंबई में जाने के लिए। ये थोड़ा और बड़े होते हैं और उसके बाद ये मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जाने के बाद दर दर की ठोकर खाने लगते हैं और धक्का खाने के बाद इनको हकीकत का पता लगता है कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं है, और 6 महीने के बाद ये वापस घर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी इनके अंतर मन में एक्टर बनने का जुनून था, लेकिन करे तो करे क्या। अब आ जाता है 1994 में, और 1994 में ये फिर से मुंबई जाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी इनको फिर से नहीं मिलती है। अब और 6-7 महीने वहाँ पर रुकने के बाद फिर से वापसी की तैयारी करने लगते हैं कि फिर से दोबारा आऊँगा और फिर देखूँगा। लेकिन इतने में जैसे वापस आने वाले थे तो इनको एक टीवी सीरियल जिसका नाम होता है स्वाभिमान, वह उसमें रोल करने का यहाँ पर थोड़ा सा इनको ऑफर मिल जाता है और ये टीवी सीरियल में रोल करने लगते हैं। और जैसे इनका रोल होता है, कैमरे के सामने ये आते हैं, बिल्कुल रियलिटी दिखती है इनकी एक्टिंग में। तो महेश भट्ट जो होते हैं वो उनकी नज़र इनके ऊपर जाती है और वह अपनी बड़ी जो बेटी थी पूजा, उसके लिए फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था तमन्ना। अब उसी फिल्म के लिए इनको महेश भट्ट अपनी उस फिल्म तमन्ना में रोल दे देते हैं। तमन्ना की शूटिंग चल रही थी, इसी दौरान एक दूसरी फिल्म मिलती है जिसका नाम था दस्तक 1996 में। उस फिल्म के अंदर इनको विलेन बनाया गया था और उसके बाद इन दोनों फिल्मों को मिलने के बाद काम तो इनको मिल गया था, लेकिन सबसे पहले रिलीज़ हुई थी जो लास्ट वाली फिल्म मिली थी इसको, यानी कि दस्तक फिल्म सबसे पहले रिलीज़ हुई थी और इस तरह से पहली फिल्म बॉलीवुड के अंदर इनकी दस्तक बन जाती है 1996 की। दोनों फिल्मों से कुछ पहचान तो इनको थोड़ी सी मिली थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे और
उसके बाद इनको और भी फिल्में मिलती हैं, लेकिन सारी फिल्मों में हल्के रोल मिलते हैं और इनके रोल को कई बार काट भी दिया जाता है, हल्का रोल दिया जाता है। इस तरह से कुछ रोल इनको इन 2 फिल्मों के बाद मिलते रहते हैं। अब आ जाता है साल 2000। अब साल 2000 में ये इतिहास रचने वाले थे। साल 2000 में इनको वो फिल्म मिलती है जिससे इनकी पूरे बॉलीवुड में पहचान हो जाती है, लोगों की नज़रों में ये चढ़ जाते हैं। वो फिल्म थी जोश, जिसके अंदर शाहरुख खान थे, चंद्रचूड़ सिंह थे और जो ऐश्वर्या राय थी वो शाहरुख खान की बहन बनी थी। वो हमने भी देखी थी दोस्तों। इसमें चंद्रचूड़ सिंह के बड़े भाई गैंग लीडर प्रकाश की भूमिका इनको मिलती है। दरअसल ये भूमिका के लिए पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने आमिर खान को चुना था, लेकिन आमिर खान ने इस रोल को हल्का समझकर छोड़ दिया था कि मैं इस रोल में फिट नहीं हो पाऊंगा। फिर उसके बाद डायरेक्टरों ने इनको मरे हुए मन से लिया था, अनमने मन से, लेकिन इनको भूमिका दमदार मिल चुकी थी और उसमें दोस्तों शरद कमाल कर देते हैं। बहुत तगड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी और कई सीन में तो वो शाहरुख पर भी भारी पड़ते नजर आए थे। और उस फिल्म का इंटरव्यू भी देखा था दोस्तों मैंने, जब फिल्म बनी थी उसके बाद इनका इंटरव्यू बहुत सारे हुए थे। डीडी जो चैनल था दूरदर्शन, और उस दौर तक जी न्यूज़ वगैरह ये भी आ चुके थे और तो बहुत ही तगड़ा रुतबा बना लिया था उस फिल्म से। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद इनको जानी दुश्मन मिलती है और फिर क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कारगिल में भी इनको देखा गया था, लक्ष्य फिल्म के अंदर भी देखा गया था। ऐसी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में नज़र आए थे, मगर इतने शानदार अभिनेता को बॉलीवुड में कोई अपनाने वाला नहीं था। और इसके पीछे का कारण ये था कि इनका कोई बॉलीवुड के अंदर गॉडफादर नहीं था। इतनी शानदार एक्टिंग, लंबी कद काठी, अच्छा चेहरा, लंबे बाल, और मतलब हीरो से ही लगते थे। हीरो में उतार दो या विलेन में उतार दो, कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले थे, लेकिन फिर भी इनको बाइकआउट कर दिया जाता है एक तरह से, क्योंकि गॉडफादर इनका बॉलीवुड में कोई नहीं था। और दोस्तों धीरे धीरे काम मिलना इनको बंद होने लगता है, क्योंकि बड़ी फिल्में कोई ऐसी बनी नहीं थी और फिर रोल मिलते भी थे तो छोटे छोटे होते थे, ना उनसे पहचान बन पाती थी, ना उनसे पैसे कमा पाते थे। और अब ये फिर से वापसी की तैयारी करने लगते हैं कि भाई मामला यहाँ पर नहीं बनने वाला है, और यह वापसी कर ही देते हैं और सीधा वापसी करके कलकत्ता पहुँचते हैं। और कलकत्ता में दोस्तों अब इनकी जो किस्मत की बाजी है ना, वो उभरने वाली थी। यानी कि फिल्मों में आने के बाद इनकी ज़िंदगी बन जाती है। वो कैसे बनती है उसके बारे में अब मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे ये कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता के अंदर ये रेस्टोरेंट जो होता है, होटल खोल देते हैं। अब दोस्तों वह होटल खोलते ही बहुत चलता है और उसके बाद इनका जो उत्साह बढ़ जाता है। फिर भाइयों को साथ में लेते हैं और साथ मिला करके यह मुंबई के अंदर जाकर रेस्टोरेंट खोल देते हैं। और मुंबई का रेस्टोरेंट तो कलकत्ता के रेस्टोरेंट से भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से चलने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि फिल्मों में भी काम किया था और ऊपर से रेस्टोरेंट होता है इनका, माला माल ये वहाँ से होने लगते हैं। और उसके बाद ये बेंगलोर में आ जाते हैं और बेंगलोर में भी रेस्टोरेंट खोलते हैं। अब तो बेंगलोर का रेस्टोरेंट और भी ज़्यादा तेज़ी से चलता है। इसी तरह से देश के कई जगहों पर ये रेस्टोरेंट अपने बना लेते हैं और इनकी तकदीर बदल जाती है। दोस्तों तकदीर इतनी बदलती है कि पैसों से माला माल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, अपने बलबूते पर खड़े हो चुके थे, बड़ा बिजनेस था और बड़ी कमाई थी। अब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी तो बदल ही चुकी थी, फिल्मों में रहते तो शायद खर्चा भी ना चलता घर का। अब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है या फिर इन्होंने शादी कैसे की, निजी जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी शादी पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ज्योति बसु की पोती कोयल बसु से 2008 में हुई थी और इन दोनों की मुलाकात हुई थी होटल ग्रैंड ओबेरॉय के अंदर। वहाँ पर मुलाकात हुई थी और दोनों की फिर शादी हो जाती है 2008 में। और शरद कपूर की आखिरी फिल्म, यानी कि आखिरी बार ये नज़र आए थे 2014 में फिल्म जय हो में, एक फिल्म आई थी जय हो, उसके अंदर आखिरी बार यह नज़र आए थे। और फिलहाल यह अपनी कामयाबी के शिखर पर हैं। होटलों का कारोबार है, बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, कौन सा रोल इनका अच्छा लगा था और अच्छा लगा भी था या नहीं लगा था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी इंसान, हम बॉलीवुड के अंदर देखते हैं कोई इंसान बड़ी मुश्किल से बॉलीवुड के अंदर पहुंचता है, जैसे तैसे कोई रोल मिलता है, फिर उसके बाद कामयाब हो जाता है और उसके बाद भी
जीवन में कोई कई कई लड़कों ने मतलब लोगों ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं, जैसे कि फिल्म में मिली, पैसा काफ़ी हो गया, उसके बाद डायरेक्शन में हाथ आजमा लिया और उसके बाद कोई फिल्म में पैसा लगा दिया और वो फिल्म चली नहीं और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। और उसके बाद दोस्तों पाई पाई को मोहताज होकर के वह मरे थे लास्ट में। जैसे भगवान दादाजी, उनका जो भगवान दादा हैं एक्टर थे पुराने, उनका भी यही रिकॉर्ड रहा था। बहुत सारे एक्टर किस किस के नाम लूँ मैं, जिनका सफ़र पर रहे थे, जो एक शिखर पर रहे थे और काफ़ी पैसा कमाया था, लेकिन अंत समय में गलती कर बैठे और पैसे को सेटलमेंट इधर उधर नहीं कर पाए और उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। और इनमें एक एग्जांपल आज के समय में गोविंदा जी भी हैं, जो कि जीवन में कमाई तो काफ़ी की थी, उस टाइम में करोड़ों में फीस थी, लेकिन आज वो उस पैसे को अच्छी तरह से इधर उधर नहीं लगा पाए। तो अब उन्होंने जो डाउनफॉल है उनका बहुत बुरा चल रहा है फिलहाल। पत्नी भी विरोध में है, बच्चे भी ज़्यादा खुश नहीं है। मतलब ऐसा होता है दोस्तों, जब कामयाब नहीं रह पाता है इंसान तो जर्रा जर्रा दुश्मन बन जाता है। उनकी पत्नी जो है वो भी तरह तरह के बयानबाजी पॉडकास्ट में करती हुई घूमती हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए एक समय में गोविंदा शिखर पर थे और बहुत ही मतलब एक टैलेंटेड इंसान थे। लेकिन वही ये वक्त की बात होती है, जब वक्त ख़राब होता है तो कोई भी बात बना जाता है। तो वक्त ख़राब जब होता है तो कोई भी बात बना जाया करता है। तो जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी इस वीडियो के अंदर मैं नाम नहीं लेता हूं, जो आप लोग देखते हो, तो आप यहीं पर इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।